Let's see how famous YouTubers and influencers tweak numbers in their video to fool common people and put their narrative in your head, and they do all of this while being factually wrong. देखिए इन जनाब को, पहचानते होंगे इनको तो. This guy has around 20 to 30 million followers on YouTube. लोग कहते हैं कि ये बहुत रिसर्च वाली वीडियोस बनाते हैं. मुझे फैक्चुअली ऐसा नहीं लगता कि ये वेल रिसर्च वीडियोस बनाते हैं, and I'll tell you why. Because honestly, a well researched video will always have factual proven data, जो इनके एक भी वीडियोस में मुझे नहीं मिली है. चलिए बाकी सब वीडियोस जाने दीजिए, इनके लेटेस्ट ट्वीट को देखते हैं. लेटली इन्होंने अपना खुद का एक स्टार्टअप बनाया है, Fiesta AI. बहुत बैकलैश मिला उस स्टार्टअप को because again as I said in my previous video, it was not a startup, it was kind of a white label thing which was sold at a very high markup. तो जैसे ही इनको बैकलैश मिला तो इन्होंने ये ट्वीट डाला, तो ऑफ कोर्स अपनी ब्रांडिंग बचाने के लिए. The first line in the tweet says AI Fiesta hit $3 million plus US ARR in just 36 hours. अब कोई नॉर्मल बंदा इसको रीड करेगा तो उसको तो यही लगेगा कि फैंटास्टिक वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही है और धुआंधार सेल्स हो गए और एकदम फैंटास्टिक स्टार्टअप हो गया, छप्पर फाड़ दिया काइंड ऑफ. बट लेट मी टेल यू, इफ यू लुक एट फ्रॉम अ फाइनेंस पर्सपेक्टिव, द रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड द डेटा इज मैनिपुलेटेड. लेट मी शो यू हाउ. ARR मींस एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू. जी हाँ, रिकरिंग, दैट्स द की वर्ड हियर. पूरा फैक्चुअल डेटा जो रॉन्ग प्रेजेंट किया है वो रिकरिंग में है. अब ARR का फॉर्मूला समझ लीजिए, MRR into 12, which means monthly recurring revenue into 12. ये डेटा आपको जो प्रेजेंट किया गया ये 36 आवर्स का है. MRR भी पूरा नहीं है इसमें, मतलब पूरे मंथ का डेटा भी नहीं है, सिर्फ 36 घंटे के सेल्स का डेटा है. किसी भी स्टार्टअप या कंपनी को अपना ARR देना होता है मार्केट में या पब्लिश करना होता है, सो दे हैव टू टेक अ डेटा ऑफ अ क्वार्टर मिनिमम और एटलीस्ट 6 months टू बी फैक्चुअली करेक्ट. इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है. मैंने आज दुकान खोली और आज के दिन मेरे यार दोस्त फैमिली वाले मेरी दुकान पे आए और एक अच्छा खासा सेल्स बना के गए, मेरा सामान लेके गए. कुछ लोगों को उसमें से मेरी चीजें पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी, तो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ मेरी उतनी सेल्स ना हो जितनी मेरी ओपनिंग पे हुई. सो टू पुट इट इन नंबर्स टर्म, अगर मैंने फर्स्ट मंथ में 50 लाख की सेल्स की और नेक्स्ट मंथ में मैंने 0 सेल्स की, इसी कारणवश मेरा प्रोडक्ट लोगों को नहीं पसंद आया, तो आपका ARR एक्चुअली 0 हो जाता है. इट इज नॉट 50 lakhs. सो अगर आपने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है और एक ही दिन में आपके स्टार्टअप के हाइप की वजह से आपका डाउनलोड्स हो गए, आपको सब्सक्रिप्शंस मिल गए, चलो फॉर एग्जांपल, लोगों ने अब जाके वो प्रोडक्ट यूज किया और लोगों को शायद वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपके कंपेटिटर्स आ गए, 400 रुपए में जैसे ChatGPT Go आ गया है, वैसा कुछ हो गया. नेक्स्ट मंथ आपका रिकरिंग सब्सक्रिप्शन विल बी 3 million plus. Absolutely not. I hope it is. Another example. Now taking this into consideration, the sales in the first 36 hours hit 3 million. Next month, the sales becomes 1.5 million. So the ARR will drop down drastically 50% to 1.5 million. So how can you calculate the sales of 36 hours and project the growth for the next 12 months? It is factually incorrect. What was quoted in the tweet was from a sales of a product which was hyped, and within a few hours, real companies and real startups never do this. They will wait for a quarter or at least 6 months and then calculate the ARR. Because again, as I earlier said, sales can be up and down every quarter, every month. Okay, let me tell you this. 6 months down the line, go and ask the same YouTuber what is the ARR. And I'm dead sure it won't be $3 million plus. So that's how the data is factually twisted and presented to you. Now let's see another example. Look at this guy. He's a big famous influencer, YouTuber, an Indian guy who owns properties in India, has investments in India, has views from India, sells courses to Indian people, कमाया भी इंडिया में, एक वर्ल्ड ब्रांड का प्रमोशन भी इंडिया में किया था, जिसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई. बट दैट्स अनदर केस. रहते अब्रॉड में है और गाते भी वहीं का है. एंड ऑफ कोर्स ही इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सीजन्ड इन्फ्लुएंसर. इनका ये ट्वीट देखिए. द ट्वीट सेज द नेट एडिशन ऑफ वेल्थ पर पर्सन इन द US is 7 times more than that of compared to India. और काफी सारा नीचे लिखा हुआ इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी पर कैपिटा, इसको यूएस से भी कंपेयर किया गया इस ट्वीट में. इनका एक्चुअली यही काम है और वो भी इन्होंने ठीक से नहीं किया. और नीचे काफी सारा मैथमेटिक्स दिया हुआ है उन्होंने. मैथमेटिक्स पर बात में आते हैं. पहले इनका फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है. लेट मी शो यू हाउ, और इसी में इनका मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी आपको. चलो देखते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ. इनका कहना है कि इंडिया में अगर एक बंदा $185 कमाता है, विच इज $185, अमेरिका में वही बंदा $1500 कमा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7 times more. Okay? Now let's look at the numbers in the correct manner with the right data. तो सबसे पहले GDP और wealth per capita को कंपेयर किया जा ही नहीं सकता, because they are absolutely two total different parameters. क्योंकि GDP ग्रोथ दिखाती है और wealth per capita ये दिखाती है कि एक बंदे की स्पेंडिंग पावर कितनी है या उसकी परचेसिंग पावर कितनी है. फर्स्ट, रॉन्ग कंपैरिजन. नाउ सेकंड, इन्होंने जो 7 times का डिफरेंस कैलकुलेट किया, इसमें परचेसिंग पावर पैरिटी इन्होंने कैलकुलेट ही नहीं की.
जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। क्यों? क्योंकि इनको डेटा एक्चुअली गलत दिखाना था। In real terms, $185 in India is much more valuable than $185 in the US. मतलब आप इंडिया में $185 से काफी सारी चीजें ऐसी खरीद सकते हैं जो आप यूएस में $185 में नहीं खरीद सकते। आपके कोई पहचान के आपके दोस्त या रिश्तेदार कोई रहते होंगे यूएस में, उनको आप पूछ सकते हैं $185 में क्या मिलता है। और जब आप ये कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इंडिया's purchasing power parity roughly triples in the value of income growth in terms of local purchasing power। इसका मतलब ये है कि जो चीज आप इंडिया में $185 में खरीद सकते हैं, यूएस में वही चीज $650 की मिलेगी तकरीबन, which is almost 3 times expensive। Fourth, the GDP numbers are absolutely wrong in this tweet. India's GDP in 2025 is close to 4.5 trillion nominal and 14 trillion PPP. There is a lot of difference in nominal and purchasing power parity. And the US GDP is around 20 to 30 trillion dollars, is close to 20 to 30 trillion nominal and 28 trillion dollars PPP. बहुत ही कम difference है या difference ही नहीं है दोनों में। Clearly means the calculation that is shown in the tweet clearly underestimates India's share in PPP adjusted terms. One more point, ignoring wealth growth rate according to Credit Suisse and UBS data, India's household wealth growth, of course as a percentage, has been faster than the US growth in the last decade. And this is not me saying it, it's Credit Suisse and UBS data. So the correct calculation including the population would be, the calculation of India would come to $180 and the calculation when population is considered for the US would come around $1325. Now adjust the purchasing power parity per capita GDP growth. So India comes to 3.5 times, which is $630 and US comes to $1325. As I said earlier, it's almost the same as compared to nominal and PPP. There is no difference. So in real purchasing power, the gap shrinks from 7 times to 2 times. जो उन्होंने ट्वीट में पहले मेंशन किया था कि 7 गुना डिफरेंस है, नहीं है सर, 2 गुने का डिफरेंस है। अगर मैं इंडिया में रह के $185 कमा रहा हूँ, it is equal to $650 than a person earning $1,325 in the US. I hope you understand this difference. So there were a lot of factually incorrect statements in this tweet. The first one was PPP adjustment, which I just corrected. That is 185 is equal to $650 in local purchasing power. Faster growth rate. India's economy is growing 3 to 4 times faster than the US percentage terms. Wealth versus GDP. GDP growth is not equal to wealth addition. Household wealth in India has been compounding faster when adjusted for purchasing power parity. The per capita net GDP addition is closer to $650 versus $1,325. So the gap is just 2 times, not 7 times. Of course, in the end, अगर आपको अपनी कंट्री को गलत दिखाना है तो आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो। यहाँ से नंबर ट्विस्ट कर लो, वहां से नंबर ट्विस्ट कर लो, जनता को कौन सा फैक्चुअली चेक करने वाली है आपको जाके, और किसी को क्या ही पता चल जाएगा। So to sum it up, not everything that you see on social media is true. Not everyone who has high followers is giving you facts. Whenever you want to verify data, the government websites are free to access. Please go download the data, compare the data, and the real numbers will be in front of you. और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, एक बहुत सिंपल रास्ता देता हूँ। नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कर लीजिए। हम आप तक फैक्चुअल डेटा ले आएंगे। हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ये मेहनत। Thank you very much for watching.